नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसका ये 56वां भाग है। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में हम अरब भूगोलवेताओं का योगदान पढ़ रहे हैं। अगर अरब भूगोलवेताओं में हमने अल-ब्रूनी के योगदान के बारे में पढ़ लिया था, अब हम अगले जो विद्वान हैं अल-इदरिसी के योगदान के बारे में पढ़ेंगे। अल-इदरिसी 12वीं शताब्दी के महान भूगोलवेता रहे हैं। 12वीं शताब्दी के ये एक महान भूगोलवेता रहे हैं। इनका जो समय है वो 1099 से लेकर के 1180 ईस्वी वर्ष था। ये इनका काल रहा है। इनका जन्म मोरक्को, जो कि अफ्रीका में स्थित है, उत्तरी अफ्रीका जिसको हम कह सकते हैं। तो इनका जन्म मोरक्को के उत्तरी भाग में स्थित क्वेटा या सियूता नाम की जगह पर हुआ था। मोरक्को के उत्तरी भाग में क्वेटा, कई जगह इसका नाम और इनकी शिक्षा कार्डोबा में पूर्ण हुई थी। तो इस प्रकार इदरिसी का जन्म है वो मोरक्को के उत्तरी भाग में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा है वो कोर्डोबा या कार्डोबा नामक स्थान पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा है वो पूर्ण हुई थी। इनके द्वारा भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की यात्राएं की गई और भूमध्य सागरीय क्षेत्र की यात्रा इनके द्वारा की गई थी। हालांकि ये भूमध्य सागर में भी के पूर्वी भाग से ज़्यादा दूर नहीं गए थे। भूमध्य सागर के पूर्वी भाग तक ही इनका जो विशेषता है, इनकी यात्राएं थी वो सीमित रही थी। लेकिन इसके अलावा भी इनके द्वारा जो ब्रिटिश द्वीप समूह या यूरोप एवं अफ्रीका के द्वारा की जो जानकारियां जो मिलती हैं वो प्रमाणित जानकारियां हैं। ब्रिटिश द्वीप समूह, यूरोप और अफ्रीका की जानकारियां भी क्या हैं, प्रमाणिक है। इनके द्वारा ये सिसिली द्वीप के शासक रोजर के दरबारी थे। यानी अल-इदरिसी जो हैं वो जो सिसिली द्वीप के शासक रोजर थे, उनके ये दरबारी हुआ करते थे।
इसके अलावा अल-इदरिस ने लिस्बन, स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, मोरक्को, इटली, फ्रांस, स्पेन, मोरक्को, ब्रिटेन, एशिया माइनर तथा अफ्रीका के क्षेत्रों की जो यात्राएं हैं वो इनके द्वारा की गई थी। यानी इटली, फ्रांस, स्पेन, मोरक्को, ब्रिटेन, एशिया माइनर तथा अफ्रीका के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनकी यात्राएं भी अल-इदर्शी के द्वारा की गई और उनकी भौगोलिक जानकारियां हैं वो इनके द्वारा प्रदान की गई थी। इन्होंने जो यूनानी विचारधाराएं थी पृथ्वी से संबंधित, जिन्होंने यूनानी विचारकों ने जैसे पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में माना, इसी प्रकार अल-इदर्शी ने भी इन्होंने भी पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में माना था। तो अल-इदर्शी के द्वारा भी पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में माना गया था यूनानी विचारकों के समान। इसके बाद में जो रोजर द्वितीय थे उनके काल में इनका एक महत्वपूर्ण कार्य रहा। रोजर द्वितीय के समय में इन्होंने चांदी की ढाल पर एक विश्व मानचित्र तैयार किया। रोजर द्वितीय के समय इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य ये हम कह सकते हैं कि इनके द्वारा चांदी की ढाल के ऊपर विश्व के एक मानचित्र का निर्माण है वो किया गया था। अब इस मानचित्र को तैयार करने में लगभग इनको 15 वर्ष का समय लगा था। इसे करने में 15 वर्ष लगे। तो इनके द्वारा चांदी की ढाल पर विश्व का मानचित्र तैयार किया गया, ये याद रखें, जिसको तैयार करने में 15 वर्ष का समय लगा। इस मानचित्र के लिए एक संकेत पुस्तिका तैयार की। जिसके माध्यम से ही इसे समझा जा सकता था। यानी एक संकेत पुस्तिका इनके द्वारा तैयार की गई, जिसके माध्यम से ही इस मानचित्र को समझा जा सकता। जो विश्व का मानचित्र इनके द्वारा तैयार किया गया था चांदी की ढाल पर, उसको केवल इस संकेत पुस्तिका के माध्यम से ही समझा जा सकता था। इनके द्वारा एक मानचित्रावली भी बनाई गई इस पुस्तक के साथ साथ, जिसे अरबी भाषा में अल रूबारी नाम दिया गया। इसके साथ एक
मानचित्रावली का निर्माण किया, जिसे अल रूबारी नाम दिया गया। तो अल रूबारी नाम की मानचित्रावली जो है वो किसके द्वारा तैयार की गई? अल इदरीसी के द्वारा एक मानचित्रावली भी तैयार की गई थी। इनके द्वारा जो विश्व की यात्रा से जो इच्छुक जो लोग थे, विश्व की यात्रा यानी विश्व भ्रमण के इच्छुकों के लिए मनोरंजन नाम से एक अत्यंत रोचक पुस्तक है, वो इनके द्वारा तैयार की गई थी। विश्व भ्रमण के लिए एक तैयार की, यानी जो लोग विश्व का भ्रमण करना चाहते थे उनके लिए इनके द्वारा एक पुस्तक भी तैयार की गई। विश्व भ्रमण के इच्छुकों के लिए मनोरंजन उसका नाम था। विश्व भ्रमण के लिए मनोरंजन, ये पुस्तक इनके द्वारा तैयार की गई थी उन लोगों के लिए जो विश्व का भ्रमण करना चाहते थे। ये पुस्तक अत्यंत रोचक और ज्ञानदायिनी थी। अल इदरसी ने हिंद महासागर, कैस्पियन सागर और जो कई अन्य यूरोपीय तथा एशियाई नदियां हैं उनका भी वर्णन इनके द्वारा किया गया था। हिंद महासागर, इसको इन्होंने बंद सागर बताया जो खाड़ियों से अन्य सागरों से संबद्ध है या जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, इनका वर्णन इनके द्वारा किया गया। इसके अतिरिक्त एशिया एवं यूरोप की नदियों का वर्णन भी अल इदरसी के द्वारा किया गया। तो इस प्रकार इन्होंने हिंद महासागर और जो भूमध्य सागर है, कैस्पियन सागर है, इसके अलावा एशिया और यूरोप की नदियों का वर्णन इनके द्वारा किया गया। नाइजर, डैन्यूब जो नदियां हैं उनके मार्गों को भी स्पष्ट करने का प्रयास इन्होंने किया था। विशिष्ट दो नदियों नाइजर और डैन्यूब यूरोपीय नदियां हैं के मार्गों का उल्लेख करने का भी इनके द्वारा प्रयास किया गया, जो कि यूरोपीय नदियां हैं। इसके विश्व भ्रमण के इच्छुक लोगों के लिए एक पुस्तक तैयार की, विश्व भ्रमण के इच्छुकों के लिए मनोरंजन, हिंद महासागर, कैस्पियन सागर, इसके अलावा भूमध्य सागर और एशिया तथा यूरोप के जो अन्य सागरीय भाग हैं उनका वर्णन भी इनके द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से जो नाइजर और डैन्यूब नदी है उनके मार्गों का उल्लेख भी अल इदरसी के द्वारा किया गया। इन्होंने जो यूरोप और एशिया के और अफ्रीका के जो ज्ञात क्षेत्र थे उनके प्रादेशिक
वर्णन को, यानी एक लचीला प्रादेशिक वर्णन इनके द्वारा उनका किया गया था जो ज्ञात क्षेत्र थे। इसके अलावा इनके द्वारा 1154 में जो ज्ञात मुस्लिम जगत था उसको, यानी पूरी विश्व जो ज्ञात विश्व का बेलनाकार प्रक्षेप पर मानचित्र तैयार इनके द्वारा किया गया था 1154 में। तो 1154 में जो ज्ञात विश्व था उसका सर्वप्रथम इन्होंने मानचित्र तैयार किया था जो कि बेलनाकार प्रक्षेप पर आधारित था, जिसमें इसने 3 जो महाद्वीप थे विशेषतः जिनका हमने पहले भी जिक्र किया, एशिया, अफ्रीका और यूरोप। एशिया, अफ्रीका एवं यूरोप को इन्होंने अपने मानचित्र में प्रदर्शित किया था। इसमें एशिया को पश्चिम की ओर दिखाया गया, उसके बाद में जो अफ्रीका है एशिया को पूर्व की ओर और अफ्रीका और यूरोप को क्रमशः जो वर्तमान स्थिति है उसी प्रकार से इसमें दिखाया गया था। लेकिन इसकी एक विशेषता थी, इस मानचित्र की मुख्य विशेषता यह थी कि ये उल्टा मानचित्र था वर्तमान के मानचित्रों की तुलना में। इसमें दक्षिण को ऊपर की ओर दिखाया था, यानी जो दक्षिण है वो ऊपर की ओर मानचित्र में प्रदर्शित किया गया था। मान लीजिए ये मानचित्र है एशिया, अफ्रीका और यूरोप, तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिखाया था, इसमें दक्षिण दिखाया था। तो इस प्रकार से इनका मानचित्र है वो अन्य मानचित्रों की तुलना में एक प्रकार से उल्टा मानचित्र हम इसको कह सकते हैं। तो इन्होंने इसमें एशिया, यूरोप, अफ्रीका को दिखाया और मानचित्र की मुख्य विशेषता क्या थी कि दक्षिणी भाग है उसको इसमें क्या ऊपर की ओर दिखाया गया था। इन्होंने जो अफ्रीका के पश्चिमी और भीतरी अगम्य स्थान थे उनका वर्णन करने वाले ये प्रथम विद्वान थे। पश्चिमी अफ्रीका, अफ्रीका तथा आंतरिक अफ्रीका के अगम्य स्थानों का सर्वप्रथम वर्णन किया था। इन्होंने पश्चिमी अफ्रीका और आंतरिक अफ्रीका के जो अगम्य या दुर्गम स्थान थे उनका सर्वप्रथम वर्णन है वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। यानी ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अफ्रीका के पश्चिमी और भीतरी अगम्य स्थानों का वर्णन प्रस्तुत किया था। इसके अलावा इन्होंने जो तस्त्रीनुमा मानचित्र एक प्रकार से विश्व का तैयार किया था, उसमें पूरे विश्व को 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा था। चांदी का जो मानचित्र था इनका, विश्व को 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा, जो कि आगे जाकर के क्या है जलवायु वर्गीकरण का, प्रादेशिक वर्गीकरण का आधार
बना। तो इस प्रकार से जो एक जोबार्ट नामक विद्वान ने ईदर्शी के कार्य को फ्रांसीसी भाषा में इनका अनुवाद किया था और उन्होंने बताया कि ईदर्शी ने चांदी का जो तस्त्रीनुमा मानचित्र तैयार किया था विश्व का, उसमें विश्व को 7 जलवायु प्रदेशों में बांटा, जो कि विश्व के प्रादेशिक वर्णन का एक प्रकार से क्या था, आधार था। अब जलवायु खंडों में इन्होंने मानचित्र को विभाजित किया और प्रत्येक जो खंड था उसके उन्होंने 10 उपखंड किए तथा अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार भी उनका इन्होंने बताया। यानी ये जो 7 जलवायु प्रदेश या खंड बांटे, इसमें प्रत्येक के 10 क्या थे, उपखंड थे। और इसके बाद ये जो 10 उपखंड थे, इन 10 उपखंडों का वर्णन इनके द्वारा फिर किया गया। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा जो अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, इसके अलावा इन क्षेत्रों की जो भू आकृतियाँ, पर्वत, पठार, मैदान है, वनस्पति है, कृषि उपजें हैं, व्यापारिक मार्ग हैं, इनका भी वर्णन किया गया। 10 उपखंडों में क्या क्या बताया गया, अक्षांश और देशांतर का वर्णन, इसके अलावा इनकी भू आकृतियों का वर्णन, भू आकृतियों में पर्वत, पठार, मैदानों का वर्णन किया। इसके अलावा इन क्षेत्रों की कृषि व्यवस्था है, यानी कृषि के बारे में इनके द्वारा वर्णन किया गया। इसके अलावा यहाँ पर कृषि उपजें कौन सी हैं, वनस्पति कौन सी हैं, व्यापारिक मार्ग और यहाँ की जो नदियाँ हैं उनके बारे में भी इनके द्वारा वर्णन किया गया था। तो इस प्रकार से जो अल ईदर्शी है उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य अगर हम माने तो इन्होंने चांदी की ढाल पर जो मानचित्र बनाया था, यानी मानचित्र कला में इनका विशेष योगदान रहा है। इसके अलावा इन्होंने विभिन्न जो तस्त्रीनुमा चांदी का जो इनके द्वारा मानचित्र बनाया था उसको समझने के लिए, उसकी बारीकियों को जानने के लिए छोटे छोटे मानचित्रों का भी निर्माण किया था, जिसमें लगभग इन्होंने छोटे छोटे 69 मानचित्र उस मानचित्रावली में बनाए थे, जिसका नाम क्या था, अल रूबारी। अल रूबारी जो मानचित्रावली इनकी थी, उसमें चांदी के मानचित्र को समझने के लिए एक पुस्तिका लिखी गई, साथ में उन्होंने मानचित्रावली जो तैयार की थी अल रूबारी, उसमें छोटे मोटे लगभग 69 मानचित्र इनके द्वारा बनाए गए थे, जिनके माध्यम से क्या है, विश्व के जो अन्य छोटे क्षेत्र थे जिनको आसानी से समझा जा सकता था, उनकी बारीकियों को आसानी से समझा जा सकता था। तो ये अरब भूगोलवेताओं में अल ईदर्शी का योगदान था। धन्यवाद।